हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल गुडविल जीएस पर स्वागत है। और मध्यकालीन इतिहास में हम लोग अरबों के आक्रमण को कवर कर चुके हैं। वहाँ से जितने महत्वपूर्ण फैक्ट बनने वाले थे उन सबको हमने पिछले 5 वीडियोज़ में देख लिए थे, पढ़ लिए थे 5 लेक्चर में। और आज हमारी शुरुआत होने वाली है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेंगे हम लोग आज। और ये वीडियो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का होगा। इसमें हम उस समय के इतिहास को या उस समय की परिस्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे। और दिल्ली सल्तनत के समय में यानी दिल्ली सल्तनत कितने राजवंशों का जो है शासनकाल कहलाता है, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ से आपको कुछ फैक्ट और कुछ ऐसे मतलब ऐसी बातें पता चलेंगी जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो फैक्ट के साथ साथ हमें अन्य बातों पर भी ध्यान देना होता है। ठीक है, तो फैक्ट तो है ही है, थोड़ी सी परिस्थितियों को समझने में हमें जो है सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हम आसानी से परीक्षा में आए हुए प्रश्न का उत्तर दे सकें। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत जो है 1206 ईस्वी से मानी जाती है। और 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत फलता फूलता है। शुरुआत जो है 1206 से होती है। हालांकि इसकी नींव उसी समय पड़ चुकी थी जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था और यहाँ पर अपने लोगों को प्रशासक के रूप में नियुक्त करना शुरू कर दिया था। उसी समय आप समझ जाइए दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ चुकी थी। हमने अभी जो पढ़ा है उसमें आपने गौर किया होगा तो आपने एक चीज देखा होगा कि कभी भी जब भी भारत पर आक्रमण हुआ है, ठीक है, तो विदेशी शासक भारत पर सफलता क्यों प्राप्त किया, यानी हमारे क्षेत्र में उनको इतनी बड़ी सफलता और इतने अधिक सफलता क्यों मिलती गई? तो इसके कई पहलू सामने आते हैं। पहला, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव। भारत में केंद्रीय नेतृत्व का अभाव पाया गया, अर्थात कोई ऐसी शक्तिशाली सत्ता नहीं थी जो केंद्र का निर्माण करे, शक्तिशाली केंद्र का निर्माण करे। जितने राजा थे वो सब छोटे छोटे राज्यों को लेकर स्वतंत्र थे, यानी उनके छोटे छोटे राज्य थे, छोटी छोटी सीमाएं थी उनकी, और वे आपस में बहुत शक्तिशाली थे, अपने आप में शक्तिशाली थे, लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है, अपने ही देश में या अपने ही पड़ोसी से जीत कर अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाने का प्रयास करते रहते थे, जिससे उन लोगों के आपस में ही शत्रुता बढ़ती गई, यानी उन लोगों की आपस में शत्रुता बढ़ती गई, बैर बढ़ता गया। तो किसी ने किसी को आमंत्रित किया आक्रमण करने के लिए, या अगर आक्रमणकारी भारत से बाहर मतलब भारत के बाहर से आए और भारत पर आक्रमण किया, तो आपसी वैमनस्य के कारण, आपसी द्वेष के कारण, आपसी दुश्मनी के कारण उन्होंने एक दूसरे को सहयोग करना उचित नहीं समझा, जिस कारण जो है विदेशी आक्रमणकारियों को अत्यधिक सफलता प्राप्त हो गई। तो ये एक राजनीतिक पहलू था। अब ये जो राजा थे, क्षेत्रीय राजा थे, क्षेत्रीय शासक थे, ये आपस में विद्वेष की भावना से तो ग्रसित थे ही, साथ साथ ये अपने देश या अपने राज्य में भी भोग विलासिता में अत्यधिक लिप्त रहने के कारण भी इनका ध्यान बाहरी आक्रांताओं पर नहीं गया होगा। ठीक है, इतिहासकारों का मत है कि भारत एक संपन्न देश था, तो ये लोग अत्यधिक बाहरी बातों पर, एक्सटर्नल अफेयर्स पर ध्यान भी नहीं देते थे। तो इन्होंने भारत से बाहर जाने की, साम्राज्य विस्तार करने की कोई रणनीति नहीं अपनाई, कोई बात नहीं अपनाई। तो ये जो है भारत में ही छोटे छोटे राजाओं को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। ठीक है, यही कारण रहा कि हमेशा
विदेशी आक्रमणकारी सफल हुए हैं। यानी जब आप प्राचीन भारत में देखेंगे, सिकंदर जब आया, उसने आक्रमण किया सिकंदर ने, तो उस समय जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का इलाका है, उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत के नाम से जाना जाता था उसको, इतिहासकारों ने उस क्षेत्र को नाम दिया है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, जो कि गांधार के ऊपर वाला हिस्सा था, गांधार के उत्तर पश्चिम का हिस्सा था। वहां पर जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तो सिकंदर के आक्रमण के समय में भी वहां का राजा अपने आप को स्वतंत्र मानता था, और स्वतंत्र मानता था तो उसने मगध शासक घनानंद की सहायता नहीं की थी, और घनानंद स्वयं भी उन सब राजाओं को केंद्र में शामिल करने के पक्ष में ही नहीं था। वो लोग स्वतंत्र हो चुके थे, और घनानंद स्वयं ही भोगी, विलासी, आलसी, प्रमादी था, भले ही उसकी केंद्रीय सत्ता थी बहुत मजबूत थी। ठीक है, तो जब चंद्रगुप्त मौर्य शासन करता है तो उस समय बाहरी आक्रमण नहीं होते हैं, अशोक तक नहीं होते हैं। ठीक है, अशोक के बाद जो है गुप्त काल आता है, गुप्त काल में केंद्रीय सत्ता मजबूत थी, तब आक्रमण नहीं होते हैं। और गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन का काल आता है, तो उस समय भी केंद्रीय सत्ता मजबूत थी, और उस समय भी आक्रमण जो होता है बहुत कम आक्रमण होता है। 636 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण किया था, और वो हार जाता है देवल पर। तो कहीं ना कहीं जो है केंद्रीय सत्ता का मजबूत होना हमारे इतिहास में, ठीक है, बाहरी आक्रांताओं से रक्षा ही करता रहा है। लेकिन जब जब केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ी है, तब तब विदेशी आक्रमणकारी भारत में उतापात मचाए, जीते और तहस नहस किया। तो उसी तरह से दिल्ली सल्तनत जब तक एक मजबूत शासन केंद्र या शासन केंद्र के रूप में था, या सत्ता के रूप में था, या मजबूत शासक के हाथ में था, तब तक बाहरी आक्रमणकारी यहाँ से जीत कर नहीं गए। लेकिन दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में, यानी 1520वें दशक, यानी 1520-30 के बीच में, जब इब्राहिम लोदी जैसा कमजोर शासक बन गया और कई राजा अपने आप को स्वतंत्र मानने लगे, बड़ा विरोध हो गया, तो बाबर ने आक्रमण किया। और बाबर ने आक्रमण किया तो यहाँ पर सफलता प्राप्त की और उसे विजय मिली। यदि केंद्रीय सत्ता मजबूत रही होती, इब्राहिम लोदी शासक मजबूत रहा होता, तो निश्चित रूप से भारतीय सत्ता, भारतीय नींव मजबूत होती, तो बाबर सफल नहीं हो पाता। ठीक है, उसी तरह से जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया, तो अंग्रेजों ने तब तक आक्रमण नहीं किया जब तक जो भारतीय सत्ता थी केंद्र के हाथ में थी। भारतीय सत्ता एक केंद्रीय सत्ता के रूप में थी, मुगलों के हाथ में थी, और मुगल सत्ता जब तक मजबूत थी तब तक अंग्रेजों ने कहीं भी किसी पर भी आक्रमण नहीं किया। 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो उस समय मुगल शासन बिखर जाता है। जो उसके अधीन छोटे छोटे राज्य थे, छोटी छोटी रियासतें थी, ठीक है, उनमें से कुछ अपने आप को स्वतंत्र मान ली थी, स्वतंत्र मान ली थी, या अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दी थी। ठीक है, उन्होंने अपने आप को मुगल सत्ता के अधीन रहना स्वीकार नहीं किया था। और तब जाकर धीरे धीरे और भी देख देख कर अन्य राजा भी मुगल सत्ता से स्वतंत्र होते गए, अधीनता को जो है छोड़ दिया और अपने आप को स्वतंत्र मानने लगे। फिर 1757 ईस्वी में अंग्रेजों का प्रत्यक्ष आक्रमण हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब भी हमारी शासन सत्ता कमजोर हुई है केंद्र की, तब तब विदेशी आक्रमण हुए हैं और विदेशियों को जीत मिली है, सफलता मिली है। तो इसी क्रम में दिल्ली सल्तनत है। दिल्ली सल्तनत एक नई नींव थी, भारत में पड़ी थी 1206 ईस्वी में, 13वीं सदी के प्रारंभ में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दिल्ली सल्तनत। ये समय आप याद रखेंगे, 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक है, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कहलाता है। और दिल्ली सल्तनत में जो वंश हैं, इन वंशों को आपको याद रखना है। ये अगर वंश आपको याद रहेंगे तो यहां से भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि जो है दास वंश या गुलाम वंश या ममलूक वंश कब से कब तक था।
तो पहला जो वंश था दिल्ली सल्तनत का वो था दास वंश। दास वंश को गुलाम वंश या ममलूक वंश या इलबारी वंश कई नामों से जाना जाता है और 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा। इसमें प्रमुख रूप से जो शासक रहे हैं, ठीक है, उनका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, बलबन, ठीक है, ये 3 शासक रहे हैं जो सबसे प्रमुख थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ठीक है। बीच में रजिया सुल्तान का भी नाम आता है। फिर खिलजी वंश आया। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा। खिलजी वंश, इसमें 2 शासक थे, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। 2 शासक थे प्रमुख इसमें, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश आया। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, ये 3 प्रोमिनेंट शासक थे। 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक के रूप में। तो गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक और उसके बाद कौन, तो फिरोज शाह तुगलक, ये 3 शासक थे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद रखना है। सैयद वंश में, सैयद वंश सबसे छोटा वंश रहा और 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक सैयद वंश रहा, ठीक है, सैयद वंश। उसके बाद लोधी वंश है। लोधी वंश में जो है सैयद वंश में खिजर खान नामक व्यक्ति जो है सबसे प्रमुख माना जाता है। लोधी वंश है। लोधी वंश जो है 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा और इसमें सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, ये 2 प्रोमिनेंट शासक रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, इसको आपको तैयार करना है। और अगर ये वंश याद है, इनका समय याद है, कब से कब तक इस वंश ने शासन किया है, तो आपको भूगोल मतलब इतिहास में जरा भी दिक्कत नहीं होगी। आप आसानी से तिथियों को याद कर ले जाएंगे, शासक को याद कर ले जाएंगे और इनके समय में कौन जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उन सबको याद कर ले जाएंगे, ठीक है। आपको कहीं भी समस्या नहीं होगी। तो हमारा जो पहला वंश है वो कौन सा है, गुलाम वंश, ठीक है। तो गुलाम वंश में क्यों कहा जाता है इसको गुलाम वंश, तो जैसे देखिए, जो भारत में प्रत्यक्ष आक्रमण रहा है 712 ईस्वी में पहला सफल आक्रमण, उसके बाद 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी द्वारा सफल आक्रमण, इससे पहले 1000 ईस्वी से लेकर 1027 तक महमूद गजनवी द्वारा आक्रमण, ये सब सारे सफल आक्रमण रहे हैं। लेकिन जो है मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी, इन लोगों ने भारत में उतापात मचाया, लूटपाट की, उसके बाद ये चले गए, ठीक है। हालांकि मोहम्मद बिन कासिम ने कुछ समय तक यहाँ पर अपनी शासन सत्ता संभाले रखी थी और भारत में बौद्धों तथा हिंदुओं पर कर लगाया था, जिसको हम जजिया कर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद गौरी द्वारा 1175 से लेकर और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई 1206 ईस्वी तक उसने कई आक्रमण किए और उन आक्रमणों को प्रमुख रूप से जो प्रमुख आक्रमण थे उनको हमने पिछले वीडियोज में देख लिया है, पढ़ लिया है उनके बारे में। लेकिन मोहम्मद गौरी जहां और जिस क्षेत्र को जीतता था वहां अपना प्रशासक नियुक्त कर देता था और इसी संदर्भ में उसने लाहौर के समीप एक स्थान है कोहराम नामक स्थान पर उसने अपने प्रशासक कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था। चूंकि माना जाता है कि मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी और संतान न होने के कारण वह अन्य लोगों का पर विश्वास नहीं करता था बल्कि अपने दासों पर ज्यादा विश्वास करता था। और दास मतलब क्या होता है या गुलाम मतलब क्या होता है, तो याद रखिए ये लोग खरीदे गए लोग होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं से इनको उस समय के शासक, उस समय के लोग खरीद लेते थे और जो है कहीं ना कहीं से खरीद लेते थे, फिर अपने लिए काम करवाते थे, दास के रूप में रखते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक उन्हीं दासों में
से एक था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की बहुत बड़ी सहायता करी थी युद्ध जीतने में सहायता की थी और एक अत्यंतम सरल और अत्यंतम सफल शासक था ये कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक अत्यंतम सरल और सफल शासक था। ठीक है, तो 1206 ईस्वी से इसका शासनकाल शुरू होता है। 1206 ईस्वी से लेकर और 1210 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। इसे उदारता के कारण लाख बख्श या पील बख्श के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लाख बख्श के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह गरीबों को लाखों दान दिया करता था और कुरान बड़े सुरीले ढंग से पढ़ता था। ठीक है, कुरान बहुत सुरीले ढंग से पढ़ा करता था। तो ये सब इसके अपने उपनाम थे जो कि लोगों द्वारा, शासकों द्वारा या फिर इतिहासकारों द्वारा दिए गए हैं। तो चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को ही पढ़ते हैं इसमें। तो गुलाम वंश में हमारा पहला शासक कौन आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कब से? 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक। 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। ठीक है, इसे भारत में वास्तविक मुस्लिम शासन का संस्थापक माना जाता है। संस्थापक था, भारत में वास्तविक मुस्लिम शासन का संस्थापक था। मतलब भारत में मुस्लिम शासन का वास्तविक संस्थापक था। वास्तविक आप यहां लिख लो, वास्तविक संस्थापक। ठीक है, तो भारत में मुस्लिम शासन का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ठीक है, फिर इसके बारे में दूसरा बिंदु हमको याद रखना है, यह कुतुबी वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, यह कुतुबी वंश का संस्थापक माना जाता है। यानी ममलूक वंश तो दास होने के कारण, लेकिन इसका अपना जो वंश था किस वंश से माना जाता है? तो कुतुबी वंश से, कुतुबी वंश का संस्थापक माना जाता है। लाखों दान देने के कारण इसे लाख बख्श की उपाधि मिली थी। इसे लाख बख्श की उपाधि दी गई। इसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, लाख बख्श की उपाधि दी गई। फिर इसे ही भारत में स्वतंत्र तुर्की साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। यानी इसे, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में स्वतंत्र तुर्की साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इसे भारत में स्वतंत्र तुर्की साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। प्रथम सुल्तान था, किंतु
सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। धारण नहीं की थी। याद रखना है, पूछेगा दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। ठीक है, हमेशा इसका उत्तर यही सही होगा। लेकिन इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गौरी के अधीन रहते हुए इसने शासन शुरू किया था, तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि जब इसकी मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर ली थी, धारण कर ली थी। लेकिन ये जो है प्रामाणिक नहीं मिलता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे कि इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। अपनी राजधानी इसने लाहौर को बनाया। जब तक मोहम्मद गौरी जीवित था तब तक इसकी राजधानी क्या थी? कोहराम थी। ठीक है, बाद में इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, नहीं तो उससे पहले इसने अपनी राजधानी कोहराम में ही स्थापित की थी। ठीक है, तो इसने जो है इसने सोने और चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। इसने सोने और चांदी के सिक्के चलवाए और उन सोने और चांदी के सिक्कों पर इसने एक शब्द लिखवाया, अब्बासिद खलीफा। अब्बासिद खलीफा। ठीक है, अब्बासिद खलीफा नाम अंकित वाले सोने व चांदी के सिक्के चलवाए। याद रखना है इसको, इसने सोने व चांदी के सिक्के चलवाए जिस पर इसने नाम खुदवाया अब्बासिद। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर ज्यादा लंबा हो गया है। ठीक, तो आज हम यहीं पर विराम लेते हैं। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, इससे संबंधित कुछ और तथ्य बाकी हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से, तो उसे हम अगले वीडियो में अपने अगले लेक्चर में पूरा करेंगे। जो शुरुआत में हमने बताया है आप उसको ध्यान से सुन लेंगे तो आपको शासन सत्ता परिवर्तित कैसे होती है उसका आभास हो जाएगा। ठीक है, क्या कारण होता है कि कोई विदेशी या कोई बाहरी हमारे घर में कैसे जीत कर चला जाता है, ये आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें, अपने सुझाव अवश्य दें। ठीक है, और हमने एक आज से लाइव के जरिए डिस्कशन शुरू किया है आधुनिक भारत को लेकर, जो मैंने क्लास में पढ़ाया है। ठीक है, उससे संबंधित प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ और ये आधे घंटा या 45 मिनट का सेशन होगा और उसमें आप जरूर जुड़ें। मैं शेयर कर दिया करूँगा उसको। टाइम मैं कल निर्धारित करूँगा कि 6:30 बजे के आसपास वो टाइम रहेगा, 6:30 बजे से लेकर या 6:30 बजे के बाद रहेगा। ठीक है, तो प्रयास यही रहेगा 6:30 बजे के बाद मैं शुरू कर दूं, और नहीं तो हो सकेगा तो 9 बजे के बाद होगा, वो 9 बजे के बाद शुरू कर दूंगा।
ठीक 45 मिनट का सेशन रहेगा वो, और जो है जिसमें आप जुड़कर अपने नॉलेज को ग्रो कर सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, ठीक, जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए हमारे वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।